वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। आंसर है, किसान महात्मा गांधी को अपना मसीहा, लोकोपकारी तथा चमत्कारी शक्ति से संपन्न पुरुष मानते थे। किसानों का यह मानना था कि ईश्वर ने गांधी जी को किसानों का कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। गांधी जी द्वारा चंपारण और खेड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से संघर्ष किया गया था, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त थी। वहाँ के किसानों ने गांधी जी को अपना उद्धारक मान लिया था। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे अलग अलग नामों से गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। इसको अगर हम देखते हैं तो गांधी जी किस तरह देखते थे, मतलब उनके लिए किस प्रकार से ये लाभकारी थे या उनको किस प्रकार से राहत दिला सकते थे, वैसे ही किसान उनको देखते थे जैसे एक महापुरुष के रूप में, मसीहा के रूप में। क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण बिहार में आंदोलन किया था, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई थी। अंग्रेजों ने कर कम कर दिया था, जिससे उनको लगने लगा था कि अब गांधी जी की जो शक्तियाँ हैं उनसे अंग्रेज डर जाते हैं। राजाओं ने उनको सुधार के लिए भेजा है, ठीक है, और वे विभिन्न अंग्रेज अधिकारी जो कि उन्हें तकलीफ देते थे, उनके आदेशों को अस्वीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी के लिए ये अफवाहें फैल रही थी और उनके लिए आदर सम्मान बढ़ रहा था किसानों के बीच में। तो इस तरह उनके मसीहा या बाबा के रूप में वो किसान इनको, गांधी जी को देखते थे। दूसरा क्वेश्चन है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। तो इस प्रश्न में है क्या है कि इसको चरखे को ही क्यों चुना गया, अन्य को क्यों नहीं चुना गया, चरखा किस प्रकार से लोगों को जोड़ता था। तो वो आंसर हम इसमें देखते हैं। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह मानव श्रम तथा उसके महत्व का प्रतीक था। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया है। इससे गरीबों का रोजगार छिन गया है और आम लोग निष्क्रिय बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चरखा राष्ट्र को नया जीवन प्रदान करेगा। यह मानव श्रम के लिए गौरव को फिर से जीवित करेगा और जनता को स्वावलंबी बनाएगा। गांधी जी के अनुसार मशीनों के प्रयोग से जो धन है कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रीकृत होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए मानव श्रम आवश्यक है। इसलिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा चलाते थे और अन्य राष्ट्रवादियों तथा जनसाधारण को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते थे। गांधी जी ने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महामंडित नहीं किया जाएगा। इससे वैदिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करेगा और उन्हें स्वावलंबी बना देगा। तो किस प्रकार से ये चरखा उनको एक प्रतीक लगा, तो ये इसके यही कारण है कि ये क्या है, मानव श्रम का प्रतीक था, जिससे क्या होता है, मानव मशीनों का गुलाम नहीं बनेगा बल्कि श्रम से कार्य करेगा। और श्रम से करेगा तो क्या होगा, मशीनों से जो रोजगार छिनता है वो भी खत्म हो जाएगा और लोग जो निष्क्रिय होते जा रहे हैं, पूरी तरह मशीनों पर आश्रित होते जा रहे हैं, वो भी नहीं होगा। और जिससे क्या होगा, व्यक्ति मेहनत से कार्य करेगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर से गौरवान्वित महसूस करेगा खुद को, ठीक है। और जो धन है, धन जो जैसे मशीनें किसकी होती है, उद्योगपतियों की। उद्योगपति क्या होते हैं, जो लाभ होता है किनको मिलता है, उद्योगपतियों को। तो इससे क्या होता है, जो धन का केंद्रीकरण है कुछ ही लोगों के हाथों में होता जाता है। लेकिन अगर कुटीर उद्योग होंगे, मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मानव श्रम अधिक महत्वपूर्ण होगा।
जिससे सभी को रोजगार मिलेगा और राष्ट्रवाद को बढ़ावा भी मिलेगा। ये राष्ट्रवाद कैसे बढ़ेगा? तो राष्ट्रवाद सभी लोगों में एक जैसी भावनाएं होंगी, एक जैसा प्रयोग करेंगे, चरखे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समाज में चरखे को एक अच्छे प्रतीक के रूप में देखा जाएगा और प्रौद्योगिकी का उपयोग कम करेंगे, तो सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, सभी एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो राष्ट्रवाद भी यहाँ पर बढ़ने लगेगा। और मशीनों का महिमामंडन नहीं किया जाएगा, जिससे सभी लोगों को एक आमदनी प्राप्त होगी, वरना मशीनों का उपयोग से क्या होता है, कुछ ही लोगों को आमदनी प्राप्त होती है और व्यक्ति इसमें क्या हो जाएगा, चरखे के प्रयोग से स्वावलंबी बनेगा, दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा, खुद के लिए कपड़े बुनेगा। तो इस प्रकार से इसके चुनने का कारण यही था गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्वयं को आम लोगों की तरह दिखने के लिए क्या करते थे? देखिए, गांधी जी क्या थे, अफ्रीका से आए हुए थे, वो भी कुछ कुछ विदेशी कपड़े पहनते थे, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे, लेकिन जब भारत आए, भारतीय आंदोलन से जुड़े, तो उन्होंने, क्योंकि ये गरीबों का पक्ष रख रहे थे, जो लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनके लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके जैसे दिखने के लिए एक प्रयास करना पड़ा उनको। तो ये प्रयास के लिए क्या किया उन्होंने, वो इस आंसर में हमें बताना है। तो हम देखते हैं, महात्मा गांधी ने स्वयं को आम लोगों की तरह दिखाने के लिए अपने वस्त्रों में परिवर्तन किया। आम लोग धोती पहनते थे, इसलिए उन्होंने धोती पहनना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर अन्य राष्ट्रवादी नेता पाश्चात्य शैली के सूट या परिधान पहनते थे, किंतु गांधी जी की वेशभूषा सीधी सादी थी। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के समय गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था और गरीबों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए सूती वस्त्र पहनने लगे थे। कुछ समय वे चरखा चलाते थे। सामान्य जन के साथ गांधी जी का व्यवहार अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण था। उनकी सीधी सादी जीवन शैली एवं हाथों से काम करने के प्रति उनका लगाव उन्हें जन सामान्य के निकट ले आया था। आम लोगों की भाषा में ही बात करते थे, इसलिए वे आम लोगों जैसा ही दिखाई देते थे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, सर्वप्रथम अपने वस्त्रों को परिवर्तन किया, वेस्टर्न से धोती कुर्ता पहनना प्रारंभ कर दिया, जबकि अन्य नेता क्या करते थे, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी वेस्टर्न जो कल्चर है, यूरोपीय परिधान, सूट, इस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे, जिससे, क्योंकि भारतीय जो सामान्य लोग थे वो क्या पहनते थे, धोती कुर्ता, तो उनका जैसे वे दिखने के लिए उन्होंने भी धोती कुर्ता प्रारंभ कर दिया। 1921 में वो कहाँ गए, दक्षिण भारत की यात्रा में, तो उन्होंने खुद का सिर मुंडवा लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से वो गरीबों से तारतम्य स्थापित करने के लिए सूती कपड़े पहनते थे, वो भी खुद के बने हुए, खुद चरखा चलाते थे, जिससे सामान्य लोग चलाते थे, वैसा वो प्रतिदिन चरखे के लिए समय निकालते और खुद के कपड़े बुनकर खुद ही पहनते थे, ठीक है। दूसरा अगला है कि उनका जो व्यवहार था सामान्य लोगों से, वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण था। उनकी जीवन शैली साधारण थी, वो हाथ से काम करने के प्रति लगाव रखते थे। ऐसा नहीं कि नौकर चाकर से काम करवाते थे, खुद स्वयं कार्य करते थे, स्वावलंबी थे, इसलिए आम लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगते थे और आम लोगों की भाषा में ही वो बातें करते थे। तो इस प्रकार वो आम लोगों जैसा ही दिखते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएं लिखिए, ठीक है। जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था, उसकी जो प्रमुख धाराएं थी या प्रमुख विशेषताएं थी, वो हमें इसमें लिखनी है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, 14 जुलाई 1947 ईस्वी में। किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसे 18 जुलाई 1947 को वहाँ के जो शासक हैं उनकी अनुमति मिली और वो अधिनियम बन गया। इसकी पहली धारा थी, इस अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन कर पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। यह निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत दो अधिराज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभक्त कर दिया जाएगा। पहली यही है कि विभाजन होगा, और किनके रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में। दूसरा है, इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी, ठीक है। दूसरी क्या थी कि जो संविधान सभा बनाई गई है इनको अपनी सत्ता सौंप देगी। जो संविधान सभा होगी वही वहाँ की
विधायिका के रूप में या संसद के रूप में कार्य करेगी। तीसरा है, भारत पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में से एक एक गवर्नर जनरल होगा जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल से सलाह से की जाएगी। इन्होंने क्या करा, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी जो दोनों का एक होगा, जो मंत्रिमंडल की सलाह से नियुक्ति की जाएगी जिनकी। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि 15 अगस्त 47 ईस्वी के उपरांत इंग्लैंड की संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। भारत मंत्री का एक पद था जो 1858 के अधिनियम में बनाया गया था, जो ब्रिटेन संसद का सदस्य होता था, तो वो पद अब समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब नियंत्रण किसका होगा, संविधान सभा का। तब संविधान सभा का जब नियंत्रण रहेगा तो इस पद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जिसके कारण इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है, देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर उनको किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो जो देशी रियासतें थी लगभग भारत में 560, इन रियासतों को अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वयं स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये प्रमुख धाराएं थी, जिसमें पहली हमने देखी कि 2 राज्यों के रूप में इसका विभाजन, दूसरे में सत्ता किसको दी जाएगी, संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। अगला, गवर्नर जनरल की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा और देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी कि वो किसी भी अधिराज्य में मिल सके। इसके अलावा एक डेट इंपॉर्टेंट है इसमें, 14 जुलाई 1947 को ये पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोध कैसे था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन क्या है, एक प्रतिरोध है, मतलब किसी प्रतिक्रिया के प्रतिरोध में, जैसे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसे ही असहयोग आंदोलन भी क्या था, एक प्रतिक्रिया था। तो इसे हमें बताना है कि वो प्रतिक्रिया कैसे था। इसको देखते हैं हम। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन एक प्रतिरोध था जिसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो इसके प्रतिरोध को सिद्ध करने के लिए हम कुछ बिंदु देते हैं, कुछ पॉइंट देंगे इसमें, जैसे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में इसको पारित किया गया था, जो एक बर्बरतापूर्ण विधेयक था, ठीक है, जिसमें जनता में आक्रोश व्याप्त था। इसमें क्या करा गया था, रोलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस व्यक्ति को कोई कारण बताना जरूरी नहीं था और न ही उसे वकील करने का अधिकार था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। तो जनता में इसके प्रति आक्रोश था कि उन पर और अधिक अत्याचार किया जाएगा, ठीक है। तो ये किए, इसके विरोध में भी जनता ने भाग लिया असहयोग आंदोलन में। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने क्या किया था, अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिससे कई मासूम लोग मारे गए थे इस शांतिपूर्ण सभा में, जिसके विरोध में भी जनता थी। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट, पंजाब में दमन चक्र। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई तो उसके बाद वहाँ पर काफ़ी प्रतिरोध हुआ था पंजाब में, जिसके लिए वहाँ पर क्या किया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ क्या होता है, कर्फ्यू, एक प्रकार से घर से निकलने नहीं दिया गया, काफ़ी दिन तक उन पर अत्याचार किया गया ताकि जो विरोध की भावनाएं वो उत्पन्न न हो सके। लेकिन इसके विपरीत हुआ, वहाँ पर और अधिक भावनाएं भड़क उठी, जिसका परिणाम हम देखते हैं असहयोग आंदोलन में वहाँ के लोगों ने सबसे अधिक संख्या में भाग लिया। अगला देखते हैं खिलाफत आंदोलन। इसमें देखते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि युद्ध जीतने के बाद तुर्की के साथ न्याय किया जाएगा और उसका विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या किया, उन्होंने विभाजन भी कर दिया और खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके विरोध में मुस्लिम थे। इस कारण से मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। अगला है, इन कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन भारतीय जनता का औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक प्रतिरोध था, ठीक है।
कौन कौन से कारण? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, और पंजाब में दमन चक्र और खिलाफत आंदोलन। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन क्यों कहलाता है? तो इसको हम देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, किंतु 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। और अब क्या हुआ? नेतृत्वहीन होने के कारण जनता स्वयं जिम्मेदार थी इस आंदोलन को चलाने के लिए। अतः भारत छोड़ो आंदोलन में एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें सभी भारतीयों ने भाग लिया, जिसका कोई नेतृत्व करता ही नहीं था, जिसमें लाखों लोग एक साथ सहभागी हुए। और यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम महासंग्राम था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कई स्कूल कॉलेजों से युवकों ने कॉलेज छोड़ा, कई जेल कूदकर भागकर बाहर आए, उन्होंने इस आंदोलन को संचालित किया। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनसाधारण में जनता की दमनकारी नीतियों का वीरता के साथ सामने करने का साहस बढ़ गया था, और उन्हें जेलें क्या लगने लगी थी? तीर्थ स्थान लगने लगी थी। इसी आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की और अंग्रेजों को भारत की स्वतंत्रता की प्रबल भावनाओं से अवगत कराया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दल भारतीय समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए विवश हुए और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, जन आंदोलन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका कोई नेता ही नहीं था वास्तव में। यह आंदोलन शुरू तो किसने किया? कांग्रेस ने, लेकिन शुरू करते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यहाँ पर सामान्य जनता थी जिसने भाग लिया, युवकों ने, कॉलेजों के जो स्टूडेंट थे उन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार से जो आंदोलन था ये एक जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, जिसका काफ़ी प्रभाव रहा और इसके बाद हमें स्वतंत्रता भी मिल गई। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? समझाइए। हमने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा है उसमें गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून तोड़ने को लेकर ही इसको शुरू किया था। तो इस कारण ये प्रमुख मुद्दा कैसे बना, गांधी जी ने इसे कैसे बनाया, उसे हमें बताना है। तो हम इसको देखते हैं। नमक कानून के अनुसार नमक के उत्पादन तथा विक्रय पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त था। नमक एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा था। इसका प्रयोग प्रत्येक घर में होता था, किंतु सरकार ने घरेलू नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। इस प्रकार लोगों को ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। परिणाम स्वरूप नमक कानून के विरुद्ध जनता में काफ़ी असंतोष था, और यह जनमानस को एक महत्वपूर्ण सुलभ प्राप्त ग्राम उद्योग से ही वंचित नहीं करता था, अपितु प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का भी विनाश करता था। इसलिए गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के विरोध में नमक कानून को स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। और नमक कानून ब्रिटिश सरकार का सर्वाधिक घृणित कानून था। जन सामान्य इस कानून को घृणा की दृष्टि से देखता था, इसलिए गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष में नमक को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। ठीक है, मुद्दा क्यों बनाया? देखो, मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि ये क्या था? नमक क्या है? हर घर की ज़रूरत होती है, सभी को, अमीर गरीब सभी को खाने की ज़रूरत होती है नमक की। ठीक है, लेकिन राज्य ने क्या किया था? एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। हर कोई नमक नहीं बना सकता था, चाहे उसका घर समुद्र किनारे क्यों ना हो। इसको एक राष्ट्रीय संपत्ति माना और इस पर कर लगाकर एक कंपनी को इन्होंने नमक बेचने का ठेका दे दिया। अब वो कंपनी ऊंचे दाम पर नमक बेचती थी, जिससे नमक काफ़ी महंगा हो गया था, और नमक महंगा होने से गरीबों को काफ़ी नुकसान होता था, और विशेषकर उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती थी जो समुद्र किनारे ही रहकर रहते थे लेकिन खुद नमक नहीं बनाते थे। यह सिर्फ क्या था? एक ऐसी चीज़ थी कि जिससे व्यक्ति खुद कमा सकता था। जो समुद्र किनारे है वो खुद नमक बनाकर बेच सकता था, जबकि उसको इससे वंचित कर दिया गया था। और जो प्रकृति में फ्री में उपलब्ध है उसके लिए ये पैसा लिया जा रहा था, जिसके कारण हर व्यक्ति में सरकार के प्रति आक्रोश था, जिसके कारण गांधी जी ने इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया और इसमें वो सफल भी हुए और नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू भी हुआ। अगला है, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को वर्णित कीजिए। आंसर है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, देखो इसमें क्या बताना है? उनका योगदान बताना है कि उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदारी की और सफल आंदोलन किए। तो इसका आंसर देखते हैं।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे तथा गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। उनके योगदान को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला क्या है? एक महान जननायक थे गांधी जी। गांधी जी क्या थे? एक नायक थे। नायक मतलब एक नेतृत्वकर्ता। देखो, गांधी जी ने चंपारण किया, खेड़ा किया, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने शुरू करवाया। तो जिसके कारण क्या थे? वो एक नेता थे जिन्होंने सब लोगों को एक साथ जोड़ा था। तो वो एक जननायक थे। अगला है महान बलिदान। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता था। गांधी जी ने सांप्रदायिक दंगों, सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए त्याग और समर्पण का परिचय दिया था। जब दंगे हुए थे तो गांधी जी स्वयं अकेले उन दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गए थे और उनको रोकने की कोशिश की थी, और उसी के कारण उन्होंने बाद में बलिदान भी दिया था। ठीक है, तो वो एक त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने काफ़ी बलिदान दिया, त्याग किया। अगला है दूरदर्शी राजनीतिज्ञ। गांधी जी ब्रिटिश हुकूमत के असली चरित्र को पहचानकर फूट डालो राज करो की नीति का विरोध किया और साम्राज्यवाद के आर्थिक हितों को स्वदेशी मूल मंत्र से टक्कर दी उन्होंने। ठीक है, तो वो क्या थे? एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचायत लाए, आरक्षण लेके आए अलग से, तो इन सबको गांधी जी ने पहचाना और अंबेडकर जी को भी मना किया इन चीज़ से दूर रहने के लिए। तो इस प्रकार से गांधी जी क्या थे? इस चीज़ को पहले से ही समझ जाते थे। तो उनकी जो दृष्टि थी वो दूरदृष्टि होती थी, ऐसे नहीं कि आज लाभ हो और कल नुकसान हो जाए। ठीक है, अगला है सत्य अहिंसा के महान पुजारी थे गांधी जी। ठीक है, सत्य और अहिंसा को उन्होंने अस्त्रों की तरह उपयोग किया और भारत की आज़ादी में योगदान दिया। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता के दूत। गांधी जी हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए जीवन भर प्रयास भी किया था। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई वो भी सांप्रदायिकता के कारण ही हुई कि वो मुस्लिमों का पक्ष ले रहे थे, ऐसा हिंदू के जो कट्टर थे गॉड से उनको लगने लगा था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये स्रोत क्यों है? एक एक पॉइंट में समझते हैं। पहला है, अखबार महात्मा गांधी जी की गतिविधियों पर नजर रखते थे और उनके बारे में छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, तो ये भी हमें आंदोलन के बारे में जानकारी देते हैं कि लोगों की क्या सोच थी गांधी जी के बारे में। अगला है, अखबार प्रकाशित करने वाले पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे। उनके विचारों से ही यह तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाए और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी। इसलिए लंदन से निकालने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाली रिपोर्ट जैसे नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो अखबार जो होते हैं वो क्या थे? पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले की जो भावनाएं होती है कि क्या बुरा है क्या सही है, वो व्यक्ति पहले से ही डाइवर्ट होता है उस ओर, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। तो जो ब्रिटेन के थे अखबार वो भारत की गतिविधियों के बारे में गलत लिखते थे, जबकि राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में अच्छी खबरें लिखते थे, अच्छे से उनके बारे में लिखते थे। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है, अखबार की रिपोर्टों के आधार पर नतीजे निकालते हुए खास एहतियात भी बरतनी चाहिए। इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम का अक्षरशः सच नहीं माना जा सकता। तो सोर्स के रूप में हम उनको पूरी तरह से सही नहीं मान सकते। उनकी बातों को हमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति की राय हो सकती है, ये वास्तव में अक्षरशः सत्य न भी हो। तो स्रोत की एक दिक्कत भी है अखबार की। अगला है, अक्सर अखबारों में ऐसे अफसरों की आशंका और बेचैनियों की झलक भी मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, उनके प्रसार के बारे में बेचैन थे। ठीक है, तो इनसे अखबारों में ऐसी जानकारी मिलती है हमें, इनको स्रोत के रूप में उपयोग करने से, कि जो वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उन झलक भी मिलती है कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे इस प्रकार की चीज़ें
हो नहीं रही हैं। तो इस प्रकार से अखबार किस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण स्रोत है वो भी हमें पता चलता है। जैसे गांधी जी की गतिविधियों की जानकारी मिल जाती थी, पूर्वाग्रह की जानकारी मिल जाती थी, कौन सा अखबार किस प्रकार डाइवर्ट है। अगला है इसमें जो उनकी रिपोर्ट है उनको आप सही से नहीं मान सकते, क्योंकि वो हो सकता है दूर से लिखे गए हो और उनकी वास्तविक घटना उनको पता ही ना हो, तो इसलिए अक्षर से उनको नहीं मान सकते। अगला, उनकी आशंकाएं देखने को मिलती है, जो बयान दिए जाते थे अखबारों में लोगों द्वारा, अफसरों द्वारा, तो उनसे उनकी बेचैनी दिखाई देती कि क्या समस्याएं वहाँ पर हो रही हैं और वो क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। अगला है, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। आंसर देखते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए, इनका उद्देश्य भारतीयों को सत्ता में भागीदार बनाना था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख नेताओं ने भाग नहीं लिया, जैसे कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसके कारण असफल हो गया। दूसरा है, जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके, लेकिन जो उन्होंने जोर दिया कि केंद्र और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार तुरंत स्थापित होनी चाहिए, तब जाकर ये सफल होगा ये गोलमेज सम्मेलन। उन्होंने वित्त, सेना, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा आदि सभी विषयों पर भारतीयों का अधिकार होने के लिए बात उठाई या नियंत्रण रखने के लिए बात उठाई, ठीक है। और गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उनको कम करने के लिए बात की, किंतु गांधी जी की बातों को अंग्रेजों ने तवज्जो नहीं दी और इस प्रकार से पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर भी सहमति नहीं बनी और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यह भी असफल रहा। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसके कारण यह सम्मेलन भी असफल रहा। तो इस प्रकार से ये तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या हुए, असफल रहे, क्योंकि इन पर किसी बात को लेकर सभी नेताओं में सहमति नहीं बनी और अंग्रेजों में भी सहमति नहीं बनी। अगला है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। तो हम देखते हैं, गांधी जी से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में 2 धाराएं चल रही थी, एक उदारवादी और दूसरी अतिवादी। क्रांतिकारी पृथक से कार्य कर रहे थे। गांधी जी ने भारत वापस आकर राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को एकदम बदल दिया, जिसे निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। जैसे पहला देखते हैं हम, उनके सत्याग्रह के सिद्धांत, जो इससे पहले उपयोग नहीं हुए थे, ठीक है। सत्याग्रह का आधारभूत सिद्धांत था, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाए वो नैतिक और पवित्र होने चाहिए, अर्थात उनसे किसी का इस प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए, वो पवित्र होने चाहिए। जैसे अहिंसात्मक रूप से विभिन्न साधन, जैसे असहयोग, सविनय, ये सब उनके हथियार थे। दूसरा है, गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर चंपारण, खेड़ा जैसे सफल आंदोलन किए, जो सत्याग्रह की विधि पर आधारित थे, जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो ये भी एक नया प्रयोग था। इससे पहले एक निवेदन किया जाता था कांग्रेस द्वारा, लेकिन उसे मानना या ना मानना ब्रिटिश सरकार के ऊपर था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पर आंदोलन किए सत्याग्रह पर आधारित, जिससे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये भी एक नई गतिविधि थी। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में जनता को भागीदार बनाकर व्यापक रूप प्रदान किया। गांधी जी का विचार था कि केवल जमींदार, डॉक्टर, वकील के प्रयत्नों से देश को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। देश की स्वतंत्रता के लिए जन सामान्य को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना नितांत आवश्यक है। वह महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते थे। गांधी जी से पहले जो भी प्रयास किए जाते थे उनमें कौन शामिल होते थे, पढ़े लिखे लोग, वकील, डॉक्टर, जमींदार, इस प्रकार के लोग शामिल होते थे। मजदूर और किसान उनमें शामिल ही नहीं होते थे। गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन में इन लोगों को शामिल किया, क्योंकि उनके मुद्दे जोड़े उन्होंने, जिनसे उन लोगों को फर्क पड़ता था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को जोड़ा, जो हर लोग उनसे जुड़े हुए थे। महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता पर बल दिया, जिससे महिलाएं भी आगे जाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे राष्ट्रीय आंदोलन से
जुड़ने लगी। इस प्रकार से ये सभी प्रयोग गांधी जी ने किए, इससे पहले ये कार्य नहीं होते थे। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के प्रयोगों द्वारा अहिंसात्मक रूप से विरोध कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़े किए थे और इन्हीं से हिंसात्मक सिद्धांतों के बल पर उन्होंने अखबारों और विश्व मीडिया द्वारा अपने विचारों को फैलाया, जिससे भारत ही नहीं विश्व के विभिन्न देशों के लोगों का समर्थन भी भारतीय जनता को मिला। इससे पहले जो भी आंदोलन होते थे उनमें इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता था, वो विरोधात्मक होते थे या फिर पत्र विनय देकर खत्म हो जाते थे। लेकिन गांधी जी ने लंबे संघर्ष किए और किन सिद्धांतों पर? अहिंसात्मक सिद्धांतों पर, जिससे विश्व मीडिया का ध्यान क्या हुआ? गांधी जी और भारत पर आया। और जब इस प्रकार का ध्यान आया तो उनके विचार विश्व मीडिया को सुनने लगे, जिससे लोगों का भी समर्थन मिला और विश्व मीडिया का समर्थन भी लिया। विश्व विभिन्न देश भारत के समर्थन में हुए, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति में हमें सरलता मिली। अगला क्वेश्चन है, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी स्रोतों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? इसका आंसर है, आत्मकथाओं तथा निजी पत्रों से निजी विचारों का पता चलता है। निजी पत्रों में लिखने वालों को अपना गुस्सा, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, अपनी आशाएं, हताशा व्यक्त करते देख सकते हैं। इनमें से बहुत से सारी बातों को हम अपने सार्वजनिक वक्तव्यों से व्यक्त नहीं कर सकते, किंतु हमें याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, किंतु कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से होती है कि संभव है कि एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र को प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुत सारे लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्या पता चलता है हमें निजी पत्रों और आत्मकथाओं से? तो ये हमने पत्र का बताया कि इनमें व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने जो उद्देश्य है उनको, बेचैनी, असंतोष, हताशा, खुशी, सब कुछ इसमें जाहिर करते हैं। ठीक है, इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ सार्वजनिक वक्तव्य हमें इसमें नहीं मिलते हैं। उनके निजी जीवन भी हमें मिलते हैं इन पत्रों में, जो निजी पत्र होते हैं उनमें। ठीक है, लेकिन कुछ पत्र इसी आशा से लिखे जाते हैं कि शायद उन्हें कभी न कभी प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो वो अपने महत्वपूर्ण आंतरिक विचार है वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे गांधी जी हरिजन में कई पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित कर देते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं प्रश्न का। निजी पत्रों में आत्मकथाओं और सरकारी ब्यूरो में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो कि निम्न है। इनमें जो अंतर है वो हम इसमें देखते हैं। जैसे पहला है, निजी पत्रों और आत्मकथाओं में विभिन्न विचारों और घटनाओं का यथार्थ विवरण मिलता है, किंतु सरकारी ब्यूरो से हमें विचार एवं घटनाओं का निष्पक्ष विवरण उपलब्ध नहीं होता है। जो पत्र होते हैं और आत्मकथा होती है, इनमें व्यक्ति के विचार मिलते हैं हमें, लेकिन सरकारी रिपोर्टों में इस प्रकार नहीं मिलता है। इनमें निष्पक्ष नहीं मिलता है, इनमें सिर्फ ये मिलता है कि सरकार क्या करना चाहती है। अगला है, निजी पत्र एवं आत्मकथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांधी जी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। उनके आंदोलनों में संपूर्ण जनता ने भरपूर समर्थन दिया, किंतु नमक सत्याग्रह पर सरकार की पाक्षिक रिपोर्टों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि गृह विभाग यह स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं था कि गांधी जी की गतिविधियों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें दोनों में अंतर दिखाई देता है कि ये दोनों में भिन्नताएं किस प्रकार से थी, निजी पत्र, आत्मकथा और सरकारी ब्यूरो में। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इसमें 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन।